शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। कल अमरावती शहर सहित समूचे जिले में बड़ी धूमधाम से गणेशोत्सव पर्व का शुभारंभ होगा और भक्तों के लाडले बाप्पा का आगमन होगा। प्रतिवर्ष गणेशोत्सव पर्व के काफ़ी पहले से अमरावती शहर सहित जिले में एक अलग ही तरह का हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण दिखाई देता है, लेकिन इस बार तमाम पर्वों की तरह शनिवार 22 अगस्त से शुरू होने जा रहे 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर्व पर भी कोरोना संक्रमण का साया देखा जा रहा है। गत वर्ष जहां अमरावती शहर में कुल 473 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों ने गणेश प्रतिमा स्थापना के लिए अनुमति मांगी थी, वहीं इस बार शुक्रवार की शाम 5 बजे तक केवल 123 गणेशोत्सव मंडलों ने ही अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन पेश किया है, जिन्हें प्रशासन द्वारा कई नियमों व शर्तों के अधीन रहते हुए अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ ही शुक्रवार और शनिवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर सजी दुकानों में गणेश मूर्तियां खरीदने के लिए आम नागरिकों की भारी भीड़ दिखाई दी, जिसका साफ मतलब है कि इस बार यद्यपि शहर के सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में गणेशोत्सव की धूमधाम नहीं दिखाई देगी, लेकिन भक्तजनों के घरों में बाप्पा हर साल की तरह इस बार भी विधि विधान पूर्वक स्थापित किए जाएंगे। शुक्रवार की शाम तक स्थानीय शहर पुलिस आयुक्तालय को सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों की ओर से कुल 123 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम नियमों और शर्तों के तहत अनुमति प्रदान की जा चुकी थी। इन सभी गणेश मंडलों द्वारा शनिवार को बिना किसी शोर शराबे और धामधूम के गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। अमरावती शहर में करीब 473 छोटे बड़े सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल हैं, जिसमें से कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार 131 मंडलों ने गणेशोत्सव नहीं मनाने का निर्णय लिया। वहीं 217 मंडलों ने सार्वजनिक तौर पर गणेशोत्सव मनाने की बजाय अपने परिसर के घरों अथवा मंदिरों में गणेश मूर्ति की स्थापना कर गणेशोत्सव मनाने का फैसला किया है। वहीं कुल 123 मंडलों द्वारा अपने प्रतिवर्ष वाले स्थान पर ही छोटा पंडाल लगाकर बेहद छोटे पैमाने पर गणेशोत्सव मनाने का निर्णय लिया है, ताकि इस पर्व और उनके मंडल की परंपरा बरकरार रहे। कोरोना के संकट को देखते हुए सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा सभी गणेशोत्सव मंडलों से आह्वान किया गया था कि वे इस बार बेहद सादे व सामान्य ढंग से गणेशोत्सव मनाएं, और इस आह्वान को अमरावती के गणेशोत्सव मंडलों द्वारा जिस शानदार ढंग से प्रतिसाद मिला है, उसे देखते हुए अमरावती के जिलाधीश शैलेश नवाल तथा शहर पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर सहित निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के पदाधिकारियों एवं आम नागरिकों के प्रति आभार ज्ञापित किया है। साथ ही आह्वान किया गया है कि जिन मंडलों ने प्रशासन से गणेशोत्सव हेतु अनुमति मांगी है, वे अपने अपने पंडालों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। साथ ही गणेशोत्सव के दौरान इस बार रक्तदान, प्लाज्मा दान व फल वितरण जैसे सामाजिक उपक्रम आयोजित करते हुए सार्थक तौर पर गणेशोत्सव मनाएं। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में गणेशोत्सव के दौरान शांति व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए शहर पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर ने शुक्रवार को अपने तीनों पुलिस उपायुक्तों यशवंत सोलंकी, शशिकांत सातो तथा होलकर सहित सभी सहायक पुलिस आयुक्तों व सभी थाना इंचार्जों के साथ मीटिंग करते हुए गणेशोत्सव पर्व पर लगाए जाने वाले पुलिस बंदोबस्त की समीक्षा की। सार्वजनिक तौर पर गणेशोत्सव मनाने वाले मंडलों को पुलिस प्रशासन की अनुमति प्राप्त करने के साथ ही पर्यावरण मानकों के तहत मनपा प्रशासन से भी अनुमति प्राप्त करना जरूरी रहता है, जिसके तहत शुक्रवार की दोपहर तक मनपा के पास करीब 84 गणेश मंडलों के आवेदन प्राप्त हो चुके थे और 80 मंडलों को मनपा की ओर से अनुमति दी जा चुकी थी। अमरावती शहर के साथ ही जिले के ग्रामीण इलाकों में करीब 900 मंडलों में गणेश चतुर्थी पर्व पर भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाएगी। जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विभाग अंतर्गत कार्यरत ग्रामीण इलाकों के 32 पुलिस थाना क्षेत्रों में गत वर्ष 1138 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा गणेश प्रतिमा स्थापित की गई थी। वहीं इस वर्ष कोरोना के खतरे तथा सरकार व प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधों को देखते हुए अनुमति प्राप्त करने वाले गणेश मंडलों की संख्या घटी है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा अतिरिक्त पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है, ताकि कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा जा सके। भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश तथा जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों के नामों की घोषणा शुक्रवार की शाम की गई, जिसमें पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता सोपान कनेरकर को भाजयुमो के अमरावती जिला ग्रामीण इकाई का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं शहर कार्यालय मंत्री पद पर आनंद जोशी का चयन किया गया है। इसके अलावा विदर्भ कोटे से नागपुर की शिवानी दानी को भाजयुमो का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। जिलाधीश शैलेश नवाल ने अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी है कि प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में निमोनिया के जितने मरीज पाए जाते हैं, इस बार भी लगभग उतने ही मरीज पाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार निमोनिया संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों की अनिवार्य तौर पर थ्रोट सैंपल जांच की जा रही है
और यदि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो ही उन्हें इरविन के नॉन कोविड वार्ड में रखा जा रहा है, अन्यथा रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। इसके साथ ही सारी नामक बीमारी से संक्रमित मरीजों के लिए पीडीएमसी अस्पताल में एक विशेष वार्ड शुरू किया गया है। अमरावती जिले में शुक्रवार की शाम तक कोरोना के 69 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,285 पर जा पहुंचा है, जिसमें से कल तक 103 मरीजों की मौत हो चुकी थी और इस समय कुल 1,167 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर किसी समय पश्चिम विदर्भ क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट बन चुके अकोला में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। शुक्रवार को अकोला में केवल 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। स्थानीय प्रभाग क्रमांक 9 की पार्षद पंचफूला चौहान के नेतृत्व में घरों से निकलने वाले कचरे को कटले में भरकर मनपा कार्यालय के बरामदे में लाकर डाल दिया गया और मनपा प्रशासन की कार्यप्रणाली का विरोध करते हुए आंदोलन किया गया। प्रभाग क्रमांक 9 के नागरिकों का आरोप है कि उनके प्रभाग में साफ सफाई की पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई हैं और यहां पर 6-6 दिन तक मनपा की कचरा गाड़ी कचरा उठाने के लिए नहीं आती, जिसके चलते पूरे परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्रभाग 9 मध्ये एवढी स्वच्छतेचा विषय आहे की वारंवार सांगून सुद्धा यांनी काहीच केलं नाही। शेवटी मला मी वृत्तपत्राच्या माध्यमातून सुद्धा यांना सूचना दिल्या होत्या की मी जर याच्यावर काही कारवाई जर झाली, पत्रावर जर कारवाई काही झाली नाही तर मी आपल्या आयुक्त साहेबांच्या दालनामध्ये कचरा नेऊन टाकणार म्हणून। आज 30 वर्षांनी सुद्धा एक विजिट सुद्धा नेता मॅडमचं सुद्धा एक विजिट दिली नाही आणि आयुक्त साहेबांनी सुद्धा काहीच केलं नाही त्या आणि नागरिकांच्या रोषाला मला बळी जावं लागते। मी जनतेची सेवक आहे, जनतेची मालक नाही। माझ्या प्रभागातल्या जनतेला इथे त्रास होत आहे म्हणून मला कचरा इथे येऊन टाकावा लागले आणि आयुक्त साहेबांनी सांगितले तात्काळ निर्णय घेत असे सांगितले। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के काफिले को गुरुवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्थित बासा गांव में यूपी पुलिस द्वारा रोक दिया गया था। इस घटना से आहत होकर कांग्रेस के युवा जिलाध्यक्ष सागर कलाने के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधीश कार्यालय पर मोर्चा निकालकर योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और घटना का निषेध किया। इन दिनों अमरावती बडनेरा मुख्य मार्ग पर बनाए गए पुल पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं और यहां से गुजरने वाले वाहन धारकों को इन गड्ढों की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस समस्या की ओर प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अतः प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनसे के महानगर अध्यक्ष संतोष बद्रे के नेतृत्व में मनसे कार्यकर्ताओं ने इस मार्ग के गड्ढों का पूजन कर प्रशासन के खिलाफ अनोखा आंदोलन किया और जमकर नारेबाजी की। अमरावती बडनेरा मुख्य रस्ता आहे आणि मुख्य रस्त्यावरचा हा मुख्य पूल आहे। रहदारी तुम्ही बघतच आहे की किती रोजची असते आणि फक्त 2 वर्ष झाले हा पूल बांधून, तरी पण गड्ड्याचं प्रमाण बघा की एखाद्या म्हणजे अपघातास निमंत्रित असलेले हे गड्डे आहे आणि येण्या जाणारे जे जितकेही लोक आहेत त्यांना पण तुम्ही विचारू शकता प्रतिक्रिया। त्यांची प्रशासनाबद्दल तीव्र असंतोष आहे, तीव्र चीड आहे। म्हणून आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं आम्ही प्रशासनाचं लक्ष वेधण्याकरिता या खड्ड्यांचं पूजन केलं, यावर पुष्पगुच्छ टाकले, अगरबत्ती लावली, फूल लावले आणि यानंतर सुद्धा प्रशासनाला जाग येत नसेल तर मग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या खड्ड्यात आम्ही झोपवू बसवू। गत वर्ष की तुलना में इस बार कम प्राप्त हुए आवेदन तथा ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्र में इंटरनेट की दिक्कतों और राज्य के कई इलाकों में जारी लॉकडाउन के चलते औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी ITI में जारी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रवेश आवेदन करने को समयावधि दी गई है, जिसके चलते केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में अब 31 अगस्त तक आवेदन पेश किए जा सकेंगे। इस आशय की जानकारी कौशल विकास, रोजगार व उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक ने दी है। राज्य में स्थानीय युवाओं को नौकरियों में 80% तक आरक्षण देने को लेकर राज्य की आघाड़ी सरकार द्वारा जल्द ही कानून लाया जा सकता है। इस संदर्भ में आगामी अधिवेशन में विधेयक लाने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियों में पहली प्राथमिकता देने की नीति वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषित की है। वहीं महाराष्ट्र में बजट पेश करते समय ही स्थानीय लोगों को सभी प्रकार की नौकरी में कानूनी तौर पर प्राथमिकता देने की नीति घोषित की जा चुकी है। ऐसे में अब आगामी अधिवेशन में इस विषय को लेकर कानून तैयार करने की तैयारी सत्ताधारी दल द्वारा शुरू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई नई शैक्षणिक नीति के मद्देनजर राज्य के सभी विभागों के शिक्षा विशेषज्ञों व अभ्यासकों का समावेश रहने वाली समिति गठित करते हुए इस नीति पर अमल हेतु व्यवस्थित विचार विनिमय करने का निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि फिलहाल कोरोना को लेकर जारी हालात को देखते हुए अब राज्य में शैक्षणिक सत्र को जनवरी से दिसंबर के बीच चलाए जाने के संदर्भ में केंद्र सरकार के साथ आवश्यक विचार विनिमय किया जाए। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री तथा भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा है कि राज्य की पूर्ववर्ती फडणवीस सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को
सीधे लाभ प्रदान करने हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी पद्धति अमल में लाई गई थी, जिसे मौजूदा आघाड़ी सरकार द्वारा रद्द करने पर विचार किया जा रहा है। यह एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की तरह है। शेतकऱ्याच्या पसंतीचं अतिशय गुणवत्तापूर्वक यंत्र विकत घेता यावं यासाठी शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य देणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठीच डीबीटी यंत्रणा आणली होती। म्हणजे शेतकऱ्याला वाटेल त्या कंपनीचं, शेतकऱ्याला वाटेल त्या किमतीमध्ये, योग्य किमतीमध्ये ते यंत्र विकत घेता येत होतं आणि त्याचे पैसे शासन अनुदानाचे पैसे देते। यामध्ये थोडी सुधारणा करायची असली, म्हणजे बँकेशी लिंकअप करायचं असलं किंवा MIDC सारखी नोडल एजन्सी मदत आणायची असली, सुधारणा करू शकता, परंतु संपूर्ण डीबीटी रद्द करणं आणि शासनाने यंत्र पुरवठा करणं हे भ्रष्टाचाराला चालना देण्यासाठी आहे। आणि म्हणून असं जर पाऊल सरकार उचलणार असेल तर त्याला आमचा भारतीय जनता पक्षाचा कडाडून विरोध राहील। आंदोलन करू, परंतु डीबीटी रद्द होऊ देणार। लॉकडाउन काल के बाद राज्य के विद्युत ग्राहकों को मिले भारी भरकम विद्युत बिलों में 100 यूनिट तक की रकम माफ करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है और प्रति विद्युत ग्राहक 100 यूनिट बिजली की जिम्मेदारी महावितरण पर डालने का प्रयास शुरू किया गया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश महावितरण को दिया है। गत रोज समाज कल्याण विभाग की छात्रावास में नौकरी करने वाली एक महिला ने समाज कल्याण विभाग के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपनी 6 माह की दूध मुही बच्ची को समाज कल्याण विभाग के प्रादेशिक उपायुक्त के टेबल पर लाकर रख दिया था और एक लिखित ज्ञापन देते हुए कहा था कि वह अपनी बच्ची समाज कल्याण विभाग को दान कर रही है। इस महिला का आरोप था कि उसे ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक निजी कंपनी के जरिए ठेके पर समाज कल्याण विभाग की सेवा में लिया गया था, लेकिन कंपनी द्वारा उसके वेतन में से EPF और ESIC की रकम की कटौती करने के बावजूद उसके खाते में रकम नहीं भरी गई, जबकि समाज कल्याण विभाग द्वारा उसके खाते में राशि दिखाई जा रही है। इस महिला की 6 माह पूर्व प्रसूति हुई थी और प्रसूति के समय उसे किसी भी तरह का कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला था। इस महिला द्वारा किए गए आंदोलन से समूचे प्रशासन में हड़कंप मच गया और गुरुवार की शाम पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इस महिला को अपनी बच्ची स्वीकार करने हेतु मनाया। इसके साथ ही प्रादेशिक उपायुक्त विजय साल्वे ने इस महिला को लिखित तौर पर ज्ञापन दिया कि वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेंगे और ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।